दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजादी के 73 बरस पूरे हो चले हैं और 73 बरस का मतलब होता है 3 से 4 पीढ़ियों का खप जाना, 1947 से 2020। लेकिन यह वक्त कोई इतना बड़ा वक्त नहीं है कि लोग अपने आजादी के संघर्ष को भूल जाएं, उस वक्त के नायकों को भूल जाएं, उस वक्त जो मुद्दे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे, उन्हें भुला दिया जाए। और खास तौर से तब जब इस देश की पहचान किसान और मजदूर को लेकर 1947 से पहले जो थी और अभी जो है उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। महात्मा गांधी ने चरखा से सूत काटते काटते उसके धागे में स्वावलंबन और संघर्ष का एक ऐसा प्रयोग किया था जिसमें किसान और मजदूर दोनों सम्मिलित थे। और यह एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी और कहीं ना कहीं इस देश के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को भी जमीनी तौर पर जीवित रखा। लेकिन अब यानी आजादी के 73 बरस के भीतर में परिभाषाएं बदली जा रही है, खुद को उस दौर के नायकों की जगह खड़ा किया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि चरखा काटते महात्मा गांधी की जगह इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद को रख दिया। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग हस्तकरघा से जुड़े हुए हैं और हस्तकरघा बोर्ड को इस दौर में खत्म कर दिया गया। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड और ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड को खत्म कर दिया गया। स्वावलंबन का महत्व क्या है, स्वदेशी की परिभाषा क्या है, उसे भी इस दौर में बदला जा रहा है। पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ थमा देने की सोच है। मुनाफे के साथ वह इस क्षेत्र में आए, पैसा लगाएं और राज्य अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ना वो जिम्मेदारी किसानों की लेने को तैयार है, ना मजदूरों को लेने की तैयार है। और अब तो हस्तकरघा से जुड़े करोड़ों मजदूर इस देश के भीतर में लाखों पावरलूम भीतर से खोखले हो चुके हैं, लेकिन किसी माथे पर कोई शिकन नहीं आती है। और अब जब बोर्ड भी खत्म कर दिया गया, हैंडलूम बोर्ड, तो हमें लगता है कि आज इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को खोला जाए जिसके जरिए इस बात का जिक्र हो कि अब जब स्वदेशी को लेकर परिभाषा बदलने की सोच आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के जहन में आ गई और इस देश में टेक्सटाइल को हाशिए पर पहुंचाकर उसके भीतर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने की सोच देश के सिस्टम में ला दी गई है, वह भी नीतिगत फैसले के तहत, तो फिर कुन पन्नों को टटोलना चाहिए। क्योंकि आजादी के 73 बरस को मनाते वक्त आपके जहन में यह सवाल तो हो कि आखिर स्वदेशी का मंत्र कहां से निकला था और आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कल प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी करें। तो हमें लगता है कि आजादी के 73 बरस आगे देखने के बदले आज हम आपको आजादी के 75 बरस पहले लिए चलते हैं। 1872 पहली बार इस देश में स्वदेशी का नारा लगा था और स्वदेशी के नारे का जिक्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1872 में वंग दर्शन में विज्ञान सभा में एक प्रस्ताव रखते हुए कहा था। उन्होंने कहा था, जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता, वह विदेशी होने के कारण हमारा प्रभु बन बैठा है। हम लोग दिन ब दिन साधनहीन होते जा रहे हैं। अतिथिशाला में आजीवन रहने वाले अतिथि की तरह हम लोग प्रभु के आश्रम में पड़े हैं। यह भारत भूमि भारतीयों के लिए भी एक विराट अतिथिशाला बन गई है। और इसको और तरीके से, कठिन तरीके से रखते हुए और संघर्ष का मादा जगाते हुए 1874 में भोलानाथ चंद्र ने, उस समय एक मुखर्जीज मैगजीन निकलती थी जिसको शंभू चंद्र मुखोपाध्याय निकालते थे, उन्होंने बहुत साफ ऐलान किया कि आइए हम सब लोग संकल्प करें कि विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। हमें हर समय स्मरण रखना चाहिए कि भारत की उन्नति भारतीयों के द्वारा ही संभव है। और इसके बाद 1903 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी की उस कविता को सुन लीजिए जिसके जरिए स्वदेशी का जिक्र था। उनका बहुत साफ कहना था, लिखा गया, विदेशी वस्त्र हम क्यों ले रहे हैं, वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं, ना सुधे है अरे भारत भिखारी, गई है हाय तेरी बुद्धि मारी, हजारों लोग भूखों मर रहे हैं, पड़े वे आज या कल कर रो रहे हैं। और उसके बाद लिखते हैं, स्वदेशी वस्त्र की हमको बड़ाई विदेशी लाट ने भी है सुनाई, ना तिस पर भी हमें जो लाज आवे, किया क्या हाय रे जगदीश पावे, ना काशी और चंदेरी हमारी, ना ढाका नागपुर नगरी बेचारी, गई है नष्ट हो जो देश भाई, दया उनकी तुम्हें कुछ भी ना आई।
और उसके वक्त, उसके बाद जब बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और वह स्वदेशी से जुड़ा, उस वक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 लाइन और को सुनिए। स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमारा मान लीजिए, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, ना जालो पास उससे दूर भागो। ये बहुत साफ तौर पर उस वक्त आंदोलन के तौर पर स्वदेशी का जिक्र था। और अगर आप उस दौर में लौटिएगा तो 2003 में जब बंग भंग आंदोलन शुरू होता है तो उस आंदोलन को करने वाले कौन लोग थे? अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इवन वीर सावरकर भी जुड़े हुए थे। और वीर सावरकर ने उस वक्त 1906 में पूना में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, जो महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग 1921 में 22 अगस्त को किया था, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि क्यों भारत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है और विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी उत्पाद, इसके जरिए वह लोग कैसे भारत से खनिज संसाधनों का मुनाफा ले जाते हैं। इसके जिक्र में जब आइएगा तो बंग भंग आंदोलन के भीतर भी विदेशी जनजागरण से स्वदेशी आंदोलन को कैसे बहुत बल मिलता है, इसका जिक्र उस समय बाल गंगाधर तिलक भी कर रहे थे। भारत से सस्ते में कपास ले जाकर मैनचेस्टर से जो बनाया जा रहा था, इतनी बड़ी तादाद में कपड़ा बनाया जा रहा था, उसको भारत के बाजार में लाकर ही महंगे दामों में बेचा करते थे और उससे मुनाफा कमाकर ले जाते थे। तो ये एक इतिहास का लंबा पन्ना है जो कि इस बात की दिशा में ले जाता है कि स्वावलंबन जरूरी है, क्योंकि उस वक्त चाहे बंगभंग आंदोलन हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने किया, दोनों ने रोजगार से जोड़ा, भारत की अपनी संपत्ति से जोड़ा, अपनी पूंजी से जोड़ा, अपने श्रम से जोड़ा और अपनी पहचान से जोड़ा, और इसके जरिए अपने स्वावलंबन को मजबूत करने की दिशा में वो ले गए थे। लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है, जब इसकी परिभाषा बदली जा रही है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि दुनिया से अच्छे विचार आने चाहिए, अपने लोगों, अपने ज्ञान, अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज, व्यवस्था और शासन चाहिए। भौतिकतावाद, जड़वाद और उसकी तार्किक परिणति के कारण व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद वाती जैसी सामने आई है। अब उसके आगे वो कहते हैं कि दुनिया को एक वैश्विक बाजार बनना चाहिए, इसके आधार पर ही विकास की व्याख्या की गई और इसके लिए 2 फार्मूले निकल कर आए, एक मनुष्य की सत्ता, दूसरी समाज की सत्ता। लेकिन महामारी के दौर में यह बात निकल कर आई कि मूल्यों की सत्ता होनी चाहिए और इस मूल्य की सत्ता को उन्होंने मोदी की सत्ता से जोड़ा और इस बात का जिक्र किया कि उसके जरिए अब चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन सच क्या है, इस महामारी के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई। जिस वक्त इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हस्तकरघा को सबसे ज्यादा जरूरत राजनीतिक सत्ता से मिलने वाली आर्थिक सहायता की थी, उस वक्त उस दिशा से आंखें मूंद ली गई। और यह बार बार सवाल था कि जब 20 लाख का पैकेज दिया जा रहा था, तब इस देश के हस्तकरघा इंडस्ट्री से जुड़े मजदूरों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जो एमएसएमई के जरिए होता है, उसके जरिए जो कहा जाता है 1 करोड़ रुपए आपको 59 मिनट्स में मिल जाएंगे, यह संभव है? जुड़े लोगों से पूछिए, बात कीजिए, वो बतला देंगे ये कितना बड़ा खोखलापन है जिसका दावा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल टेक्सटाइल के जरिए भारत को लाभ ना हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। एक्सपोर्ट में दुनिया में भारत का नंबर दूसरा है, मुनाफा कमाने में भारत का नंबर दूसरा है, भारत सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता आया है। और यह भी एक सच है कि टेक्सटाइल का बजट लगातार कम किया गया है, टेक्सटाइल को मरने देने की स्थिति में लाया गया है, जिससे कि बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबीज है वह इस क्षेत्र में आए, एक्सपोर्ट की दिशा में जाए और दुनिया के 125 देशों में भारत का हस्तकरघा जाता है, उस पर कब्जा उन्हीं का हो जाए। यानी राज्य अपनी भूमिका से बाहर हो जाए, जिम्मेदारी मुक्त हो जाए, लोगों को उस कैपिटलिस्ट के भरोसे छोड़ दिया जाए जो भी इंडस्ट्री लगाएगा। सरकार धीरे धीरे चीजों को समेट रही है। क्या यह मूल्य आधारित सत्ता जिसका जिक्र मोहन भागवत जी ने अपने तौर पर कर दिया, क्या यह सही है? कितना? हमें लगता है कुछ और आंकड़ों पर आइए जिससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि लगभग भारत के भीतर में जो हस्तकरघा से जुड़े मजदूर हैं सीधे सीधे, उनकी तादाद लगभग 60 लाख से ज्यादा है। इस देश के भीतर में 3 करोड़ 20 लाख परिवार उसी से चलते हैं। परिवारों के सदस्य सारे मिला दीजिए तो इतने चलते हैं। जो हैंडलूम हाउस होल्ड्स हैं उनकी तादाद लगभग 30 लाख से ज्यादा की है इस देश के भीतर। उस ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा होते हैं। ग्रामीण इलाकों में इस 30 लाख में से लगभग 26 लाख ग्रामीण इलाकों में हाउस होल्ड्स हैं जो कि हैंडलूम हाउस होल्ड्स हैं, और उसमें भी ज्यादा महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं। तो आप
ध्यान देंगे कि संघर्ष, जिस समय महात्मा गांधी ने आज़ादी के संघर्ष में स्वदेशी को जोड़ा, आज़ादी के संघर्ष में स्वावलंबन को जोड़ा, उसके साथ सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो बार बार सूत काटते हुए जब नजर आते थे तो वह उसके जरिए आज़ादी का उद्घोष करते थे। 2017 में पहली बार खादी मंडल के कैलेंडर और डायरी में देश के प्रधानमंत्री सूत काटते हुए नजर आए। हम गए थे पिछले दिनों वर्धा, और वर्धा में वहाँ पर ये मिलता है जो हस्तकर सूत काटने का होता है, ये वहाँ से हम लेकर आए थे, जिसमें ये काटा जाता है। इसमें यहाँ पर जो होता है ये पिन होता है, पॉइंट होता है, इसमें रुई लगाई जाती है और इसको जब घुमाया जाता है तो ये वहाँ पर ये प्रतीक है तौर पर। और देश के प्रधानमंत्री भी, दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष हो जाए, वो गांधी आश्रम में ले जाते हैं और इससे, लेकिन इसके जरिए लोगों के भीतर स्वावलंबन कैसे आता है, यह सोच विकसित नहीं हो पाई। और तो और जब चीजें खत्म होने लगी तो हमको लगा कि अब उन रिपोर्ट्स का जिक्र करने की जरूरत है कि भारत में कहां कहां कैसे कैसे चीजें, पंजाब में फुलकर, मध्य प्रदेश में चंदेरी, आंध्र प्रदेश में एक्टस, राजस्थान गुजरात में टाई एंड डाई, पश्चिम बंगाल में दक्कई, ब्रोकेट बनारस का है, जैकार्ड यूपी का है। ये सारी चीज़ों में स्थिति यहाँ पर काम करने वाले वीवर्स की इतनी नाजुक हो गई है कि 2 जून की रोटी के लिए तक उनको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। और इस देश के भीतर में जो मेजर क्लस्टर्स हैं हैंडलूम के, उसमें बनारस, पानीपत, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, गुवाहाटी, कोरापुट, दार्जिलिंग, पाटन, बस्तर, चंदेरी, वारंगल, संबलपुर, ये सारे राज्यों में कहीं ना कहीं इनकी मौजूदगी है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, बंगाल, असम में सबसे ज़्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उनके भी डाटा सरकार ने जब जारी किया तो हमको लगता है कि किसी नौकरशाह को लगा देते और बताते कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं और हम उनको बजट तक नहीं दे पा रहे हैं। बजट की स्थिति ये है, इस बार जो बजट दिया गया है, टेक्सटाइल बजट जो है, वो 3,514 करोड़ का है। अब आप सोचिए कि 2013-14 में जब आप चले जाते हैं, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, इसका ठीक डबल कर दीजिए, यानी 7,000 करोड़ तक उस समय बजट था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बजट दिया जाता था, और आज वो घटकर 3,514 करोड़ पर आ गया है। देखिए कैसे घटते आया है। 2018-19 में 6,943 करोड़, 2019-20 में पिछले साल 4,833, और इस बार और घट गया, और धीरे धीरे ये घटते चला जा रहा है। और इसमें हैंडलूम को जो दिया जाता है उसमें भी तेजी से घटते, और मौजूदा वक्त में सिर्फ 485 करोड़ रुपए हैंडलूम पे खर्च होते हैं। हैंडलूम के भीतर भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उस पे जो खर्च किया जाता है वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए, वेलफेयर स्कीम पे सिर्फ 10 करोड़ रुपए, जो यार्न सप्लाई स्कीम है यानी जो धागे की सप्लाई की बात है उस पे 155 करोड़ रुपए, जो हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम समूह है उस पे 14 करोड़। हम इन आंकड़ों को इसलिए बता रहे हैं कि इसको हर चीज में लगभग तिगुना कर दीजिए। तिगुना खर्च बांग्लादेश करता है, इसीलिए बांग्लादेश के भीतर बनने वाला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल जो है या जूट इंडस्ट्री है, दोनों दुनिया के बाजार में इस समय नंबर 1 पर है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, और अब तो चाइना का धागा भी आने लगा जो दुनिया के बाजार में और सस्ता हो गया। तो हमने अपनी उन चीजों को डेवलप नहीं किया जो इस देश के आजादी के आंदोलन से सिखाया गया कि इस देश को संघर्ष से जब आप जोड़ेंगे तो वह उनके पेट से कैसे जोड़ना है, यानी पेट के संघर्ष से आजादी के संघर्ष की मुनादी आजादी के संघर्ष में हो रही थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद पेट की संघर्ष को खत्म कर दिया गया और 2 जून की रोटी भी उनको मुहैया हो जाए, इस पर से आंखें मूंद ली गई। यह स्थिति पहली बार आई है। इसके बाद की स्थिति इस देश के भीतर की अगर इस बजट से आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो सच यह है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है बड़ी बड़ी कैपिटलिस्टों की, उनके लिए यह सबसे मुनाफे वाला सौदा होगा अगर वो एक्सपोर्ट की दिशा में चले जाते हैं। भारत के भीतर में एक्सपोर्ट के जरिए जो लाभ मिलता है, जो सिर्फ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जरिए मिलता है, वह तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। जो एक्सपोर्ट के जरिए लाभ मिलता है तकरीबन दोनों को मिला दीजिएगा तो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मिलता है। यानी आप उसके मिलने वाले मुनाफे से ही उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन जो मुनाफा है उस मुनाफे से मिलने वाली की रकम का आप 10% भी उसको बजट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। ये एक भारत का एक ऐसा सच है जो कि खेती में भी नजर आता है और अब हस्तकरघा में भी नजर आ जाता है। तो क्या भारत के भीतर में संघर्ष का वो मादा, आजादी के संघर्ष को भुला दिया गया,
या आज़ादी के संघर्ष के नायकों की जगह खुद को नए तरीके से रखने की सोच में ले आया? ये सारे सवाल इसलिए बार बार निकल कर आते हैं क्योंकि हमने एक चीज़ और देखी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जब देखना शुरू किया तो भारत में इंपोर्ट लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 16-17 में इंपोर्ट होता था $5.4 मिलियन का, 17-18 में ये बढ़ के हो गया $10.8 मिलियन का। इंपोर्ट बाहर से माल आ रहा है। ये 18-19 में बढ़कर $12 मिलियन हो गया। 18-19 तक कहीं डाटा है। और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट हम कर रहे थे, एक्सपोर्ट लगातार कम होते चला गया। जो 2013-14 में होता था वो $370 मिलियन का एक्सपोर्ट होता था, जो कि आज की तारीख में घटते घटते 313 मिलियन पर आ गया, यानी 60 मिलियन एक्सपोर्ट में कमी आ गई और यहां पे इंपोर्ट बढ़ रहा है। जो एक्सपोर्ट के जरिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट से जो लाभ हुआ है पिछले साल, वह हुआ है 3,67,898 करोड़, 3,67,898 करोड़। और हैंडलूम से लाभ हुआ है 2,280 करोड़। डोमेस्टिक ट्रेड में हैंडीक्राफ्ट से लाभ कम हुआ है, सिर्फ 12,678 करोड़, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में हैंडलूम का लाभ बहुत ज़्यादा है, वो 2,75,000 करोड़ का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस लाभ को आप जोड़ते हैं जो भारत की इकोनॉमी में जिसका योगदान है, और जब आप इनको दिए जाने वाले बजट में जोड़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हैंडलूम से जो कमाई होती है वह भी इतनी ज़्यादा है कि उसका भी लाभ उठाकर अब उसको भी उन हाथों में दिया जा रहा है जो अपने आप में उस समय की जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस तर्ज पे ही कैपिटलिस्टों के हाथ में दे देंगे। यानी आज़ादी के 73 बरस के बाद हमारी इकोनॉमी उन जगहों पर अटैक कर रही है जिस जगह को खड़ा करके इस देश को आज़ाद भी किया गया और इस देश के लोगों का पेट भी भरा गया। तो क्या हम एक नए तरीके की गुलामी की दिशा में जा रहे हैं और एक ऐसी परिस्थिति में आ रहे हैं जहां पर इस देश के भीतर में सारी चीजें उस पूंजी पर निर्भर हो जो पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में हो? यानी स्टेट अपने हाथ में कुछ नहीं लेगा। इस देश का महत्व उस राजनीतिक सत्ता को चुनने के साथ हर जिम्मेदारी से मुक्त कर देना होगा, और वो किसी XYZ, किसी अंबानी अडानी को मान लीजिए, वह भी कल टेक्सटाइल के क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, क्योंकि मुनाफे के आंकड़े तो बहुत साफ हैं और उसको बजट आप कम दे रहे हैं, धीरे धीरे उसकी मौत की दिशा में उसको लेते चले जा रहे हैं। तो 73 बरस पूरे होने पर लाल किले के प्राचीर से जब स्वावलंबन का जिक्र हो, जब स्वदेशी का जिक्र हो, तो मौका मिले तो ये सवाल किसी भी लेवल पे जरूर कीजिए कि ये परिभाषा आपने कैसे गढ़ ली, परिभाषा आप बदल कैसे रहे हैं। क्योंकि इस देश में आज़ादी जो थी उस संघर्ष से मिली थी जिसमें लोगों का योगदान था और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। महात्मा गांधी ने ठीक कहा था, आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी गुलामी चली जाएगी। अंतर सिर्फ ये होगा कि गोरी चमड़ी के बदले भूरी चमड़ी आ जाएगी, और ये भूरी चमड़ी आपको और लूटेगी, क्योंकि यह बार बार इस बात का एहसास कराएगी कि हमारी चमड़ी और आपकी चमड़ी तो एक ही है, तो हम आपको गुलाम कैसे बना सकते हैं। यह 73 बरस आज़ादी के वक्त अगर इन चीज़ों को सोचा जाए तो फिर इंतजार किया जाए कल लाल किले के प्राचीर से क्या कहा जाता है। तो फिर कल मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।